अब सुनो आपातकाल में होता क्या क्या है। आपातकाल में होता क्या क्या है, सुनना बड़े ध्यान से सुनना। आपातकाल में होता क्या क्या है, कौन कौन से गुल खिलाए जाते हैं आपातकाल में। उस काल में जिस काल में सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। सब कुछ किसके नियंत्रण में था? सरकार के नियंत्रण में। आपके पास कुछ नहीं था। अगर आपकी जान भी ले ली जाए ना, तो आपके परिवार वाले ये तक नहीं पूछ सकते थे कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। आपको अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो ये भी आप नहीं पूछ सकते थे कि आप मुझे जेल में क्यों बंद किया। ये है आपातकाल, हंसो मत। ये है आपातकाल, ये है सच्चाई। आपसे ये तक नहीं पूछा गया है यहां पर कि आप पिता बनना चाहते हैं या नहीं। आपकी नसबंदी कर दी गई, आपकी नसबंदी कर दी गई। बात किसके कारण? कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। देश की जनसंख्या बढ़ने से रोकना है। देश की जनसंख्या बढ़ने से रोकना है तो सचिन को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। शिक्षा वो साधन है जिसके माध्यम से आप जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा सबसे पहले, शिक्षा ही आपके अंदर वो योग्यता पैदा करती है जिससे कि आप ये चयन कर सके। भानु हंसो मत, ठीक है। आप ये चयन कर सके कि आपको अपना परिवार किस प्रकार का बनाना है, बड़ा या छोटा। आपकी जेब निर्धारित करेगी। अच्छा, ये हंसने का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप सुनते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। मतलब जहां कल तक बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, वहां अब सब कुछ सुनसान पड़ गया था। जैसे लोग अपने जैसे लॉकडाउन में अगले दिन तक चहल पहल थी और अगले दिन सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। अगले दिन सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। तो सेम परिस्थिति आपातकाल में भी हुई थी। आगे सुनिए। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। अगर आपको कुछ भी छापना है तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा। बिना सरकार की अनुमति के आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। बिना सरकार को दिखाए आप अपने न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप नहीं सकते। वो खाली छोड़ देते हैं। उसे सेंसरशिप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप। आगे सुनो, वो तो उनका विरोध करने का तरीका है जो उन्होंने आगे सुनो तो इसे सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अब उनके पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं था। आप सबको पता है कि अंबेडकर साहब ने किस मौलिक अधिकार को आत्मा और हृदय बताया है संविधान? कौन सा है वो? हार्ट एंड सोल। हाँ, हार्ट एंड सोल किसे बताया है? कौन सा वो मौलिक अधिकार?
ऐसा तमाचा मारा ना, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल फ्रीडम 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 को बोला। फंडामेंटल राइट। उसके अंदर जो 5 आते हैं ना, बताओ बताओ कौन से संवैधानिक अधिकार को आपके अंबेडकर साहब ने आत्मा और हृदय बताया है भारतीय संविधान का? हिंदी है फंडामेंटल, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा उसने। अच्छा, बहुत बार मैंने बताया नहीं है क्या? इंग्लिश में पढ़ा। अच्छा, तो याद नहीं है क्या? आप 12वीं के बच्चे हो ना? बुक इंग्लिश में पढ़ा। हाँ, तो बुक इंग्लिश में थी, पढ़ाया तो मैंने ही है, बताया तो है मैंने। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू रेमेडीज, राइट टू रेमेडीज, वो अधिकार है जिसके अंतर्गत आपके सारे अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। इसीलिए अंबेडकर साहब ने क्या कहा है इन्हें? हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? संवैधानिक उपचार के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार वो अधिकार है जिसके माध्यम से आप अपने सभी अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। आई बात समझ में? या अभी भी नहीं आई बात समझ में? तो अब आपके पास कोई भी अधिकार नहीं था, समझ में आई बात? आपके पास अब कोई भी अधिकार नहीं था, आपके पास अदालत जाने का भी अधिकार नहीं था। अम्बेडकर जय भीम किसने किसने देखी है? मैंने। उसमें कौन से अधिकार का प्रयोग होता है बताओ? उसको जेल से निकालने के लिए या उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए? जय भीम देखी है किसी ने? देखिए भैया, तो याद ही नहीं है पहली बात तो। हैबियस कॉर्पस का यूज होता है, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आई बात? बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ में आई बात? ये अधिकार क्या कहता है? ये अधिकार ये कहता है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए पुलिस से कह सकती है। समझ में आई बात? वो लोग उसे पुलिस के सामने प्रस्तुत कर रहे थे? नहीं। क्या बोल रहे थे कि वो तो जेल तोड़ के भाग गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो अधिकार है कि मान लो आपको पुलिस ने जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बगैर अगर आपको गिरफ्तार किया है, आप वैसे 24 घंटे में आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपको प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार ना करके भी नहीं किया गया है, अगर आपके घर वालों को ये लगता है कि आपको बेवजह गिरफ्तार किया गया है, तो आप न्यायालय में ये याचिका दायर कर सकते हैं। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हैबियस कॉर्पस की। और अदालत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया गया है, कृपया आप उस व्यक्ति के गिरफ्तार करने के कारण को जाने, और अगर उचित है तो उसे जेल में रखें, और अगर अनुचित है तो कृपया उसे छोड़ें, और जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया उसे दंड दिया जाए। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई? फिर से जाना, आज जय भीम देख लेना जरा फिर से एक बार, समझ में आई बात? हैबियस कॉर्पस बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास, लेकिन आप लोगों को क्या, जब चले जाएंगे ना हाथ से अधिकार, तब पता चल जाएगा क्या होते हैं अधिकारों का महत्व। जाके उनसे पूछना जिन्होंने आपातकाल के समय में जेल भोगी है। अभी तक जेल की जिंदगी किसी ने जी नहीं है ना, और मैं चाहूंगा भी कि आप कभी भी मत जिए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि किसी को भी जेल की जिंदगी नसीब ना हो, क्योंकि जेल की जिंदगी होती है। जेल होती है और सामान्य परिवेश होता है। यहाँ आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वहां आप अपने अनुसार जीवन में व्यतीत करते हैं। वहां आप जेलर के अनुसार, जेल के कर्मचारियों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपके मौलिक अधिकार फुर्र हो जाते हैं। उड़ा उड़ा रे कबूतर मेरी डूंगी के ऊपर हो जाता, गायब,
हुड़ दबंग हो जाता है सब कुछ। समझ में आई बात? अपने अधिकारों को जरा समझो, जानो और उनके लिए सचेत रहो थोड़ा सा। नहीं उड़ा जाएगा कोई कबूतर पर पता भी नहीं चलेगा आपको जब आपके अधिकार आपके पास से चले जाएंगे। अपने अधिकारों के प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आगे सुनो, कहां थे हम? सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। सबको पता है निवारक नजरबंदी क्या है? निवारक नजरबंदी गिरफ्तारी का वो तरीका है जिसमें सरकार उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती जो सामान्य प्रक्रिया होती है। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना अदालत के सामने प्रस्तुत किए जेल में रख सकते हैं। उसको कहते हैं निवारक नजरबंदी। आगे सुनो, इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया है कि आपने अपराध किया है। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ्तार इस आधार पे किया जाता है कि आप कोई अपराध कर सकते हैं। समझ में आई बात? जो खासकर 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं, दिवाली वगैरह। हाँ, बड़े बड़े अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं। किस आधार पर? निवारक नजरबंदी के आधार। समझ में आई बात? तो सरकार ने इस अधिकार का आपातकाल में दबा के दुरुपयोग किया। अब आपके पास कोई मौलिक अधिकार तो है ही नहीं कि आप चुनौती दे सको, पूछ भी नहीं सकते। आप चुनौती दे सको। वो जो आपके जय भीम में उस व्यक्ति को इसी अधिकार के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। किसके अंतर्गत? निवारक नजरबंदी के अंतर्गत। उस पर शक था, शक के बिहाव पर उसे गिरफ्तार किया गया था और उसे लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता थे। लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता थे, क्या जाने। इसीलिए कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है। जब पढ़ोगे लिखोगे तो अपने अधिकारों को जानोगे और कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तो कोई भी आपको ऐसे मिट्टी की तरह रौंद कर कुचल कर आगे बढ़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही हो रहा था उस समय। आगे सुनना कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं था। मौलिक अधिकारों को ही निरस्त कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों को ही निरस्त कर दिया गया था। आगे सुनो, वे बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष में बाल मुकुंद आगे देख लो। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष में किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1776 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आजादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए।
इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में एक माना गया है। भाई आपने 1700 बोल दिया, वो 1900 है। सॉरी 1976, ठीक है। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के फैसले को पलट दिया। क्या कहा कि कोई भी आपातकाल के दौरान किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और वो व्यक्ति निवारक नजरबंदी का विरोध नहीं कर सकता या अपनी गिरफ्तारी का कारण नहीं पूछ सकता है। समझ, सामान्य भाषा में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। आपातकाल में कोई प्रधानमंत्री कोई नया कानून लागू कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सारी ताकत है भाई आपके पास, नया कानून सब कुछ। आपने संविधान में संशोधन करा है भाई। अभी सुनो तो, आगे सुनो क्या होता है। आपातकाल की मुखालिफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छपने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते। ये क्या था? ये सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करने का एक तरीका था। ये सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करने का एक तरीका था जो समाचार पत्र अपना रहे थे। लेकिन आज सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल के तो दिखाओ, आपको क्या घोषित कर दिया जाएगा? देशद्रोही, आतंकवादी। आप देश के हितैषी नहीं है, आप पप्पू हैं। आगे सुन। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज लेटर और लिप लेटर निकले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम करांत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल मुखालिफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए। समझ में? कुछ ही लोगों ने सरकार के खिलाफ इतने मुखर तरीके से सरकार का विरोध किया। नहीं तो आज की तरह ही ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली थी कि सरकार कुछ भी करती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी कमाई में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या दिक्कत है। जब हमारी कमाई में दिक्कत आएगी तब सरकार का विद्रोह करेंगे, लेकिन तब तक हो जाएगी देर। आपके भी गले को रेत दिया जाएगा और आपकी भी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ऊपर निकल लेगा। आगे सुनो। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति है और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, उस व्यक्ति के निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। उनके निर्वाचन को वो कैसे चुने गए हैं, इस बात के खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते हैं, चाहे वो सही तरीके से चुने गए हो, चाहे वो गलत तरीके से चुने गए। एक बार वो प्रधानमंत्री बन गए तो बन गए। ये संशोधन कर दिया गया इसमें, संविधान में। आगे सुनिए।
आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। संविधान में आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संशोधन पारित हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलाव में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी, इसके आगे के दिनों में भी अस्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे। समझ में? इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो हो सका वो किया, जो हो सका वो किया। समझ में? जो हो सका वो किया। पूरा जोर लगा संविधान में संशोधन कर दिया, कितनी बड़ी बात है। आपके संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ है? आपातकाल के दौरान हुआ। अपनी ताकत को, अपने गलत फैसलों को, अपनी असंवैधानिक गतिविधियों को संवैधानिक बताने के लिए उन्होंने संविधान को ही अपने हिसाब से बदल दिया। यह है आपातकाल। आप अगर अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तो आपके नीचे से कब जमीन खिसका दी जाए आपको नहीं पता चलेगी। इसलिए कहते हैं महिला को प्रधानमंत्री बनाना। अच्छा जी। अच्छा इसके बाद से कोई बनी नहीं। इसके देखो ये एक आप एक लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये एक भेदभाव है। भैया कोई एक जैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिनके पास भी अधिकार है, भेदभाव है। एक और बैठा दो, इस पे केस करो, एक और बैठा दो। तो करो, ये तो जनता तय करेगी ना। हाँ। मैं किसमें क्या कर सकता हूँ? ये हम तय करेंगे। ये आप तय करेंगे। बैठाओ फिर मायावती को बैठाओ। बिठाओ चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम समझेंगे आपातकाल के संदर्भ और विवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।